हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का होल सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर दिया है। और अब हमने क्लास फोर्थ एस्पायरेंट्स के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज और साथ ही साथ डेली क्विज लाए हैं, जिसमें हम हर दिन डिफरेंट टॉपिक के ऊपर क्विज पढ़ते हैं। और अपनी तैयारी जो है, आपकी तैयारी जो है हर एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वो हम देखते हैं। कल हमने किया था कोई क्विज जो कि था 30 क्वेश्चन थे साइंस के ऊपर। और आज हम जो क्विज करेंगे वो रहेगा आपका मॉडरेट लेवल का क्विज, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे जो करेंगे साइंस के ऊपर और थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे। तो कल की तरह इजी क्वेश्चन जो थोड़े नहीं होंगे। तो कल सबके अच्छे नंबर आए थे, तो आज चलिए देखते हैं कि किसके कितने नंबर आते हैं। तो आपने जितने भी मार्क्स आपके आएंगे वो हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी वीडियो पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम डेली पीडीएफ्स, प्रैक्टिस सेट और जो भी आपके लिए एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी या कोई भी वीडियो होगी वो उसकी तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी जो वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो बताइए पहले क्वेश्चन में, द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इज, जो मेन फंक्शन है विटामिन के का वो क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी स्किन हेल्थ, ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी इज इम्यून सिस्टम। तो इसमें से जो सही आंसर होगा आपका वो हमें आपने बताना है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। कैल्शियम, जो विटामिन के है उसका फंक्शन क्या है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करना, स्किन की हेल्थ का ध्यान रखना, या ब्लड क्लॉटिंग करना, या फिर इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना। तो बताइए क्या इसका सही आंसर है। तो होप आप सबने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ब्लड क्लॉटिंग। दैट मीन्स विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। व्हाट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास है, नी कैप, ऑप्शन बी फिंगर नेल्स, ऑप्शन सी टूथ इनेमल, ऑप्शन डी स्कल बोन्स। तो बताइए इसमें से सही आंसर जो है वो क्या है। हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, वो हमें बताना है। तो होप आप सबने मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा, टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दैट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिच इन मिनरल्स। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। ये जो व्हाइट आउटरिंग कवरिंग होती है टीथ की उसे कहते हैं हम इनेमल, और ये रिच इन मिनरल्स होता है, और वो हार्डेस्ट सबस्टेंस है ह्यूमन बॉडी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। तो नीचे दिए गए जो भी ब्लड ग्रुप्स हैं उसमें से यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास है, ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी आपके पास है बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी आपके पास है ए बी ब्लड ग्रुप, एंड ऑप्शन डी आपके पास है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो बताइए इसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो होप आप सबको ये पता होगा और आप सबने सही आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ओ नेगेटिव। दैट इज, ये जो है वो आपका है यूनिवर्सल डोनर। और उसी के साथ साथ अगर मैं आपको पूछ लूं यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, तो वो आपका आता है एबी ब्लड ग्रुप। तो एबी ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हम इसे कहते हैं। तो होप आप सबको ये समझ आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़िए हमारा क्या है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए इज रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ऑप्शन बी इज रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, ऑप्शन सी इज रेस्पिरेशन विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन डी इज रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बताइए इसमें से सही आंसर आपका क्या होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बेसिकली हमें बतानी है, ऑप्शंस में दी गई है। तो कौन सी सही रहेगी वो आपने हमें बताना है। तो होप आप सबने मार्क कर दिया होगा इसका आंसर। जो इसका सही आंसर जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको पूछ लूं कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि सर अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमें पूछा जाएगा तो ऑप्शन सी सही रहेगा, जो कि क्या है, रेस्पिरेशन विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो अगर एनाएरोबिक है तो रेस्पिरेशन विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा गया है तो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिफ्थ पढ़िए, व्हाट डिटरमिन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। जो सेक्स होती है चाइल्ड की वो कौन क्या डिटरमिन करती है।
ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर डिटरमिन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, या फिर ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, या फिर आरएच फैक्टर ऑफ पेरेंट्स, या फिर क्रोमोसोम्स। तो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, चूज द राइट वन। तो 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका। विच डिटरमिन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, आरएच फैक्टर ऑफ पेरेंट्स, और फिर क्रोमोसोम्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, होप आप सबने मार्क कर दिया होगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है वो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में। तो टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं, वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और अगर आपको पूछा जाए तो सेक्स कैसे डिटरमिन होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ तो शॉर्ट में। 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्म दो तरह का होता है, एक्स और वाई टाइप का, ठीक है। और इसमें से जब जो अगर एक्स और एक्स मिल जाए, स्पर्म मिल जाए, तो आपका फीमेल चाइल्ड बनता है। और अगर एक्स और वाई स्पर्म मिल जाए तो आपका जो है मेल चाइल्ड बनता है। तो ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है। और जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें से जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो चाइल्ड को फादर से मिलते हैं, और जो 23 बचे हुए हैं जो, वो हमें मदर से मिलते हैं, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कौन से साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को फॉर्मुलेट किया था। ऑप्शंस आपके पास है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी आपके पास है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी आपके पास है अरिस्टोटल, एंड ऑप्शन डी इसैक न्यूटन। तो बताइए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थी वो किसने जो है फॉर्मुलेट की थी। तो थ्योरी एवोल्यूशन के बारे में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को किसने जो है फॉर्मुलेट किया था। तो सही आंसर होप आप सबने मार्क कर दिया होगा, तो चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चार्ल्स डार्विन ने जो है वो थ्योरी, उन्होंने जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को फॉर्मुलेट किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि विच इज द लार्जेस्ट इंटीग्रल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रल ऑर्गन जो है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है किडनी, ऑप्शन बी आपके पास है हार्ट, ऑप्शन सी आपके पास है पेनक्रियास, ऑप्शन डी आपके पास है लीवर। तो बताइए इसमें से जो सही आंसर है वो आपका कौन सा होगा। तो लार्जेस्ट इंटीग्रल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा है बताइए। तो होप आप सबने राइट आंसर मार्क कर दिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो रहेगा आपका लीवर इज द लार्जेस्ट इंटीग्रल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटीग्रल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। याद रख लेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज जो है, स्टडी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है हमने स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। बताइए जो टिश्यूज की स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, सेल साइकोलॉजी फिजियोलॉजी कहते हैं, या फिर सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो होप आप सबने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा, तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका होगा हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी इज द बेसिकली द स्टडी ऑफ टिश्यूज। और जो साइटोलॉजी है वो क्या है, उसका जो वो है कि स्टडी ऑफ सेल्स। दैट मींस साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन ए सेल। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है सेल में जो पाया जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन है वो है आपका गोल्गी बॉडीज, आपका ऑप्शन बी जो है वो है आपका न्यूक्लियस, ऑप्शन सी आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन ए सेल। तो सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा होता है। ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो होप आप सबने राइट आंसर मार्क कर दिया होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या था। इसका जो सही आंसर था आपका न्यूक्लियस। तो होप मैक्सिमम बच्चों का ये सही हुआ होगा। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेजरमेंट यूनिट पूछा गया है। द मेजर द मेजर ऑफ इंडक्टेंस, द मेजर ऑफ इंडक्टेंस इज। तो हमें क्या करना है, इंडक्टेंस का मेजर बताना है कि इंडक्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं एम्पियर, ओम, कूलम एंड हेनरी। तो बताइए इंडक्टेंस का हम किससे मेजर करते हैं। द मेजर ऑफ इंडक्टेंस इसमें से कौन सा है, क्या एम्पियर है, नहीं एम्पियर किसका है, एम्पियर आपका किसका होता है, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। ओम किसका है, रेजिस्टेंस का। कूलम किसका है, चार्ज का।
हेनरी किसका है? हेनरी होता है इंडक्टेंस का, ठीक है। तो हेनरी किसका होता है? इंडक्टेंस का। ये चीज आपने रखनी है। दैट मीन्स ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका हो गया सही आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गाइटर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड काजेज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जो गाइटर हो जाता है वो किसकी कमी की वजह से होता है? ऑप्शंस आपके पास है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी आपके पास है आयरन की कमी से, ऑप्शन सी आपके पास है कैल्शियम की कमी से, या फिर ऑप्शन डी आपके पास है पोटेशियम की कमी से। तो होप आप सबको इसका आंसर आता होगा। तो गाइटर जो कि एक्सेसिव ग्रोथ होती है किसकी? थायराइड ग्लैंड की, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है वो हमें बताना था। तो आप सबने होप इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है इसका आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? गाइटर होता है। याद रखना हमेशा, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गाइटर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द एक्स रेज वर इन्वेंटेड बाय, तो बताइए एक्स रेज को किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शंस आपके पास है होपकिंस, ऑप्शन बी आपके पास है रोइंटजन, ऑप्शन सी आपके पास है मार्कोनी, ऑप्शन डी आपके पास है मोर्स। तो बताइए किसने एक्स रेज को इन्वेंट किया था? तो होप आप सबने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा आपका रोइंटजन। रोइंटजन जो है उन्होंने एक्स रेज को डिस्कवर किया था, ठीक है। इन्होंने एक्स रेज को डिस्कवर किया था। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंजाई, तो जो स्टडी होती है फंजाई की उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी पैरासाइटोलॉजी, ऑप्शन सी बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन डी इज फाइकोलॉजी। साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं इसको, फाइकोलॉजी पढ़ते हैं। साइको वाली होती है जो, वो अलग है, PHYSC होता है वो। तो ये फाइकोलॉजी आएगी। तो बताइए व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंजाई, तो स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके पास मैंने आपको बता दिए, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। बताइए क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा, होप आप सबने मार्क कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर होता है वो आपका होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। और जो जो फाइकोलॉजी है इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ एल्गे, स्टडी ऑफ एल्गे को क्या कहते हैं हम? फाइकोलॉजी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गामा रेस वर इन्वेंटेड बाय, गामा रेस किसने इन्वेंट की थी, ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए ऑप्शंस आपके पास हैं रोइंटजन, ऑप्शन बी हेनरी बैक्यूरल, और ऑप्शन सी आपके पास है पॉल विलर, ऑप्शन डी आपके पास है रदरफोर्ड। तो गामा रेस को किसने डिस्कवर किया था वो हमें बताना है। तो बताइए ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, चूज द करेक्ट वन ऑप्शन, जो उसका सही आंसर होगा बताइए। तो होप आप सबने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आता है पॉल व्हीलर। पॉल व्हीलर जो है उन्होंने डिस्कवर किया था एक्सरेज को, ठीक है। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था? पॉल व्हीलर ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, बताइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन आपके पास है एरिया, प्रेशर, फोर्स या फिर वेलोसिटी। तो बताइए, आप इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हो। एरिया आपको पता नहीं होगा, वेलोसिटी जो होता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है तो ये भी नहीं होगा, तो फोर्स या फिर प्रेशर होगा। तो इसमें से जो सही आंसर आपका आएगा क्या आएगा वो बताइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में अगर आपको ये चेंज आती है तो वो किसकी वजह से आई होगी? ऑब्वियसली फोर्स की वजह से आई होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा फोर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इस तरह की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। वेलोसिटी की भी पूछी जा सकती है, स्पीड की पूछी जा सकती है, आपको एक्सेलरेशन की पूछी जा सकती है। तो इस तरह की डेफिनेशन भी आपने याद करके जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विटामिन है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए इज कैराटिन, ऑप्शन बी इज राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी इज इंसुलिन, ऑप्शन डी इज एड्रिनलिन। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? इसमें से विटामिन कौन सा है तो वो हमें आपने बताना है। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, कैराटिन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन एंड एड्रिनालिन। तो बताइए कौन सा इसमें से विटामिन है।
तो होप आप सबने मार्क कर दिया होगा इसका राइट आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है वो एक विटामिन है। बाकी जो कैराटीन है वो एक प्रोटीन है। और जो इंसुलिन और आपका एड्रेनलिन है ये हार्मोन्स होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स हैं, इंसुलिन और ये दोनों हार्मोन है। ठीक है, तो चलिए होप इसकी समझ आपको आ चुकी होगी। तो हम मूव करते हैं अपने 17th क्वेश्चन पे। अब मुझे आप बताइए कि जब पानी फ्रीज हो जाता है, ठीक है, यानी कि पानी की जब बर्फ बन जाती है तो उसकी जो डेंसिटी है जो वो इंक्रीज होती है, जीरो हो जाती है, या रिमेन कांस्टेंट होती है, या फिर इंक्रीज होती है। डेंसिटी क्या होती है? घनापन। ठीक है, जब पानी जो है वो फ्रीज कर जाता है तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, जीरो होती है, या फिर कांस्टेंट रहती है, या फिर इंक्रीज होती है, बताइए। ठीक है, पानी में से पानी जब क्या होता है, बर्फ बन जाता है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है वो हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो होप आप सबने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है डिक्रीज। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि वो कोई लोहे लोहे का बॉक्स है, ठीक है, हालो नहीं है अंदर से, फुल कोई भी सॉलिड ले लीजिए आप, कोई सॉलिड है, लोहा है, लोहे का कोई स्क्वायर में बॉक्स है, बीच में से भी भरा हुआ है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी ना वो वाटर से ज्यादा होगी। लेकिन अगर बर्फ की बात आ जाए तो बर्फ की जो बर्फ भी एक सॉलिड है, लेकिन उसकी डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि उसमें कुछ एयर बबल्स रह जाते हैं। कभी आप पानी में फेंक के देखना बर्फ को, बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि उसमें बबल्स होते हैं, तो जो फिर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि उसकी डेंसिटी कम है इसलिए वो तैरती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो वाटर है फ्रीज हो जाता है जब, तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। तो अगर आप बाकी सॉलिड्स को देखो, ठीक है, अगर आइस के कंपेरिजन में बाकी सॉलिड्स को आप देखो, लोहे देखो, लोहा लोहा होगा, लोहे को फेंकोगे पानी में तो वो चला जाता है, मतलब डूब जाता है। तो क्यों डूबता है? उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। तो ये चीज याद रखनी है आपने कि सिर्फ बर्फ की बारी आई जब, तो आइस की बारी जब भी आती है तो आइस क्या होती है, उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है। ये चीज आप बस दिमाग में बिठा लो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। इसका जो राइट आंसर था वो था आपका व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आपका 18th क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऑप्शन ए आपके पास है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? इंक्रीजेज इट्स वेट, आयरन जो है उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेज इट्स वेट, या फिर जो है उसका वेट डिक्रीज हो जाता है, या फिर रिमेन कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट। जब रस्टिंग लग जाती है आयरन को तो उसका जो वेट है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या कांस्टेंट रहता है, वो हमें बताना है। तो बताइए रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पता है, ऑक्सीजन और पानी जब इकट्ठा उस पे आयरन पे अटैक करता है तो उससे रस्टिंग होती है। तो बताइए आयरन की जो है वेट घटेगा, बढ़ेगा, या कांस्टेंट रहेगा? तो इसका जो सही आंसर आपके पास होगा वो आपका होगा, इसका जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर जो है रस्टिंग जो है वो लग जाती है, तो आयरन का वेट जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उल्टे मार्क नहीं कर देना आपने डिक्रीजेस, क्योंकि आप बोल दो कि रस्टिंग जो है उसको लग जाती है तो उसको खा लेती है लोहे को तो डिक्रीज हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर जो परत जम जाती है, एक अलग तरह की परत सी जम जाती है, फिर उसको हमें ऐसे रब कर करके निकालना पड़ता है। तो आपको पता ही होगा रस्टिंग ऑफ आयरन वो है। उससे क्या होता है, वेट इंक्रीज हो जाता है किसका, आयरन का। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंटरेस्टिंग है। अर्थ अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या है, बताइए। अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज, ऑप्शंस आपके पास हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड है, पर मिनट या पर आर नहीं है, याद रखना आप। 10.4 किलोमीटर पर सेकेंड, 19.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 220 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। तो एस्केप वेलोसिटी वो है, अर्थ वेलोसिटी की, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हम किसे कहते हैं कि अगर कोई चीज है उसको हम कितनी वेलोसिटी से हवा में फेंकें ताकि वो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे बाहर चली जाए, यानी कि वो कभी हमारे अर्थ पर वापस ना आए। कितनी तेजी से हम एटमॉस्फेयर में किसी चीज को फेंकेंगे, तो वो वेलोसिटी हमें बतानी है। ठीक है, कि यानी कि अगर पत्थर ही फेंक रहे हैं तो हमें कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा कि वो वापस धरती पे ना आए। तो वो है अर्थ एस्केप वेलोसिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से।
यानी कि वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ऊपर जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, कोई भी चीज जो हम फेंकेंगे, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट आपका 20th क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या फिर फैट है या फिर विटामिन है, बताइए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन सभी बच्चों का ठीक होना चाहिए। हेमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, तो बताइए क्या सही आंसर है। तो होप आप सबने मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटीन। तो हेमोग्लोबिन एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। तो होप आप सबको आज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि डेली आपको जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका कंटेंट आपको मिलता रहे। और अब आपको कोई भी दिक्कत हमारी वीडियोस में आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। 10 से 15 दिन आपके पास बचे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।